welcome to my YouTube channel, Rules of Commerce. Today is the third lecture of Chapter 1, Introduction to Accounting. With the prior knowledge of the subject, we are heading towards a new topic, that is Advantage of Accounting. First point है हमारा Maintenance of the Business Record. एक बिजनेस में बहुत सारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होते हैं, उन्हें हम सिस्टमैटिक वे में रिकॉर्ड करते हैं एंड इसे हम बोलते हैं मेंटेनेंस ऑफ बिजनेस रिकॉर्ड्स. सेकंड पॉइंट है हमारा प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स बहुत ही एक मेजर रोल प्ले करता है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने में, बैलेंस शीट बनाने में. इससे हमें पता चलता है एट द एंड ऑफ द ईयर कि बिजनेस का फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब हमें बनाना होता है तो इन सारी चीजों की हमें जरूरत पड़ती है, इसलिए अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है. थर्ड पॉइंट है हमारा कंपैरिजन ऑफ रिजल्ट्स. हम अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को सिस्टमैटिकली हमने रिकॉर्ड कर लिया है. अब हमें क्या करना है, एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट को नेक्स्ट ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट से कंपेयर करना है. तो हमने अगर अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ही मेंटेन नहीं किए थे तो हम कैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे. अगर हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बनाया तो हम उसे कंपेयर कैसे करेंगे. तो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स जो है हमें इसमें भी हेल्प करता है. फोर्थ हमारा आता है डिसीजन मेकिंग में. डिसीजन मेकिंग बहुत ही एक इंपॉर्टेंट रोल है. जितना अकाउंटिंग रिकॉर्ड से हम सबको रिकॉर्ड कर रहे हैं, सिस्टमैटिक वे में हमने रिकॉर्ड कर लिया अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में. फिर हमें क्या करना है, एक मैनेजमेंट है. मैनेजमेंट को कुछ भी डिसीजन लेना है, अगर बिजनेस से रिलेटेड उसे ये समझना है कि बजट क्या बनाएंगे, कैसे बनाएंगे. अगर उन्हें क्या करना है, वेरियस एक्टिविटीज को वेरियस डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेट करना होगा तो भी उन्हें अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स का जरूरत पड़ेगा. तो ये सब में भी हमें अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स काफी हेल्प करता है. फिफ्थ पॉइंट आता है हमारा एविडेंस इन लीगल मैटर्स. अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को हम लोग एविडेंस के रूप में यूज कर सकते हैं इन द कोर्ट ऑफ लॉ. सिक्स पॉइंट है हमारा प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन टू रिलेटेड पार्टीज. अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स क्या करता है, वो हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है हमारे कस्टमर, हमारे ओनर्स, हमारे क्रेडिटर्स, डेटर्स को. जितने भी इंफॉर्मेशन अगर हमारे बिजनेस से रिलेटेड किसी को भी चाहिए तो उन्हें अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, अकाउंटिंग स्टेटमेंट देख के समझ आ जाता है कि हमारा बिजनेस फ्लरिश कर रहा है या नहीं कर रहा है, या कुछ भी उन्हें जानना है हमारे बिजनेस से रिलेटेड. सेवेंथ पॉइंट आता है हमारा हेल्प इन टैक्सेशन मैटर्स. अगर टैक्सेशन अथॉरिटीज को या फिर इनडायरेक्ट टैक्सेस में कुछ भी, वो लोग किस पे डिपेंड होते हैं, हमारे बिजनेस के अकाउंट्स पे डिपेंड होते हैं और इससे ही मैनेजमेंट को हेल्प होता है टैक्सेशन में. ये था हमारा 7th पॉइंट. एंड 8th पॉइंट है हमारा वैल्यूएशन ऑफ बिजनेस. अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को मैंने सिस्टमैटिकली रिकॉर्ड्स कर लिया है. इन द फ्यूचर अगर कभी ऐसा होता है कि एक बिजनेस को सेल करना होता है अपना बिजनेस को, तो अगर उसमें अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स नहीं रहेगा तो उन्हें पता नहीं चलेगा कि बिजनेस कितना स्ट्रांग है और कितना अच्छा है, तो हम उसे सेल नहीं कर पाएंगे. तो ये था हमारा वैल्यूएशन ऑफ बिजनेस. तो ये टॉपिक हमारा आज यहाँ पे एंड करता है. आप बोर्ड वर्क को नोट डाउन कर सकते हैं. आज का हमारा सेकंड टॉपिक है लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स. फर्स्ट पॉइंट है रिकॉर्डिंग ऑफ फिक्स्ड एसेट्स एट द ओरिजिनल कॉस्ट. सेकंड है मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स. थर्ड पॉइंट है मनी एज मेजरमेंट यूनिट चेंजेस इन वैल्यू. फोर्थ पॉइंट है हमारा रिकॉर्ड्स आर बेस्ड ऑन एस्टिमेट्स. एंड द फिफ्थ पॉइंट इज रिकॉर्ड्स इन टर्म्स ऑफ मनी. वन बाय वन मैं इसको बता रही हूँ. रिकॉर्डिंग ऑफ फिक्स्ड एसेट्स एट द ओरिजिनल कॉस्ट. एक बिजनेस है, बिजनेस में बहुत सारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हुए, उसे हमने बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड कर लिया. फॉर एग्जाम्पल मैंने एक मशीन खरीदा 25,000 रुपए में और मैंने बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या लिखा, मशीन कितने का आया था, 25,000 में. बट विद द पासेज ऑफ टाइम मशीन को यूज करते गए हम, तो मशीन का वैल्यू जो है वो डेप्रिसिएट कर गया. तो करंट कॉस्ट जो था और जो फिक्स ओरिजिनल कॉस्ट था उसमें एक डिफरेंस आ गया. तो हमने उसको तो रिकॉर्ड किया ही नहीं, रिकॉर्ड नहीं किया हमने. तो क्या होगा कि लेटर ऑन जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे तो एक प्रॉपर फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमें पता नहीं चल सकेगा. सेकेंड पॉइंट आता है हमारा मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स. जितने भी अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स हैं, हमारे बिजनेस का जो भी ट्रांजैक्शन हो रहा है वो रिकॉर्ड करने के बाद अकाउंटेंट रिकॉर्ड कर रहा है, वो चाहे या फिर मैनेजमेंट ही अगर चाहती है तो वो उसके साथ मैनिपुलेट कर सकती है. मैनिपुलेट करने से क्या होगा, हमारा जो प्रॉफिट है वो मिसरिप्रेजेंट हो जाएगा. वो प्रॉफिट हमें सही समझ नहीं आएगा कि अगर कंपनी ने 10 लाख रुपए कमाए हैं और हम अगर उसे चाहे तो 15 लाख भी दिखा सकते हैं. तो ये हो गया हमारा मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स. हमारा थर्ड पॉइंट आता है मनी एज मेजरमेंट यूनिट चेंजेस इन वैल्यू. जैसा आप सबको पता है, पैसा क्या है, उसका जो वैल्यू है वो स्टेबल नहीं रहता है. हमने आज कुछ सामान खरीदा है 4 रुपए का, लेकिन टेक्नोलॉजी हमेशा चेंज होती जाती है. 4 साल बाद वो 4 रुपए का सामान जो है 2 रुपए का हो जाएगा. तो ये जो प्राइस का डिफरेंस है ये तो हमने रिकॉर्ड किया ही नहीं, तो ये भी एक लिमिटेशंस में आते हैं. फोर्थ पॉइंट है हमारा रिकॉर्ड्स आर बेस्ड ऑन एस्टिमेट्स. मैंने अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को कर लिया, सब कुछ लिख दिया है बुक्स ऑफ अकाउंट में, लेकिन एक एस्टिमेशन अमाउंट ही मैंने लिखा.
मैंने एक मशीन खरीद के लाया और मैंने एस्टिमेट किया कि ये मशीन 10 साल चलेगा, बट अगर वो मशीन 2 साल में ही खराब हो गया तो इस तरह से एक्यूरेसी नहीं रहता है हमारे अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में। हमारा 5th पॉइंट आता है रिकॉर्ड्स इन टर्म्स ऑफ मनी। एक बिजनेस में बहुत तरह की एक्टिविटीज होती है। कुछ एक्टिविटीज जो है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी, मतलब पैसों का लेन देन होता है उस एक्टिविटी में। कुछ बहुत सारे ऐसे एक्टिविटीज हैं जिनमें पैसों का लेन देन नहीं है, जैसे लेबर का स्किल या अपॉइंटमेंट ऑफ द डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। इन सारी चीजों में तो पैसों का लेन देन है ही नहीं। पैसे का लेन देन अगर नहीं है तो उस एक्टिविटी को तो हम रिकॉर्ड करते ही नहीं है। हम अपने बिजनेस में उतने ही ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं जिसमें पैसों का लेन देन है। मैंने कुछ खरीदा या किसी को कुछ बेचा, कैश में क्रेडिट में कुछ भी सामान खरीदा, तो हम वो सब रिकॉर्ड करते हैं। ये था हमारा 5 पॉइंट्स लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स का। आप बोर्ड वर्क को नोटबुक में रिकॉर्ड कर सकते हैं। आज का हमारा 3rd टॉपिक है बेसिक टर्म्स इन अकाउंटिंग। बहुत सारे टर्मिनोलॉजी हमारे बुक में दिए गए हैं, मैं 1 बाय 1 आपको बताती चलती हूँ। फर्स्ट पॉइंट है हमारा एंटिटी। एंटिटी से हम यहाँ पे मीन कर रहे हैं कि बिजनेस का एंटिटी। कुछ भी एक प्रोडक्ट है, जब तक उसका कुछ नाम नहीं रहेगा, वो रजिस्टर्ड नहीं होगा, तब तक उसका अपना एक वजूद नहीं होगा और उसे हम फिर बिजनेस में उसका कोई मतलब नहीं रह जाता है। तो यहाँ पे होता है बिजनेस एंटिटी। एंटिटी से उसका एक कोई वजूद होना चाहिए। हम यहाँ पे इस वर्ड से ये मीन करते हैं। सेकेंड है हमारा ट्रांजैक्शंस। तो बिजनेस में जब हम बातें करते हैं तो ट्रांजैक्शंस मतलब भी सारा बिजनेस ट्रांजैक्शंस, जो भी पैसों का लेन देन है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस जो भी हुए हैं, वो सब को हम लोग बिजनेस का ट्रांजैक्शंस बोलते हैं। थर्ड हमारा आता है कैपिटल। यहाँ पे कैपिटल से आपने जो वर्ड सुना होगा आज तक, वो ये नहीं कि हाँ किसी स्टेट का क्या कैपिटल है या कंट्री का क्या कैपिटल है, ये नहीं। हम यहाँ पे अकाउंटिंग टर्म्स में बता रही हूँ कि कैपिटल क्या होता है। एक बिजनेस को स्टार्ट किया मैंने, बिजनेस स्टार्ट करने के पहले मैंने कुछ इन्वेस्टमेंट किया होगा, कुछ पैसे लगाए होंगे उस बिजनेस में। तो ओनर जो पैसे लगाता है बिजनेस में, उसे हम कैपिटल बोलते हैं। मैंने ABC फर्म स्टार्ट किया, उसके लिए मैंने 4 करोड़ रुपए लगाए, तो वो 4 करोड़ रुपया जो था वो क्या है, कैपिटल है। अब एक इंसान के लिए तो पॉसिबल नहीं है कि एक बिजनेस स्टार्ट कर रहा है तो वो 10 लाख 10 करोड़ रुपए खुद से ही लगा ले। तो कैपिटल भी जो है वो 2 तरीके का होता है। पहला होता है इक्विटी कैपिटल, सेकेंड होता है बोरोड कैपिटल। इक्विटी कैपिटल क्या होता है, बिजनेस का जो ओनर होता है वो जो पैसे लगाता है उसको हम बोलते हैं इक्विटी कैपिटल। सेकेंड है हमारा बोरोड कैपिटल। सेकेंड है हमारा बोरोड कैपिटल। बोरोड कैपिटल वर्ड से आपको पता चल रहा है, बोरो मतलब किसी से हमने कुछ लिया होगा। बोरो किया है हमने, एक बिजनेस को स्टार्ट किया मैंने, मुझे 10 करोड़ चाहिए बिजनेस स्टार्ट करने, मेरे पास 5 ही करोड़, तो 5 करोड़ मैं किसी से लूंगी। मैंने बैंक को अप्रोच किया, बैंक मुझे लोन दे रही है, वो मैंने वहां से बैंक से 5 करोड़ ले लिया, फिर मैंने बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया, बिजनेस स्टार्ट कर दिया, तो वो जो था वो बोरोड कैपिटल कहलाएगा। 4th पॉइंट है हमारा सेल। बिजनेस में बहुत सारा एक्टिविटी हो रहा है, मैंने कुछ भी बेचा, एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, कुछ भी ऐसा सामान बेचा जिसमें पैसों का लेन देन था, एक सामान मैंने बेच दिया, वो सामान को हम बोलते हैं सेल। जिससे भी मुझे पैसा आएगा कुछ भी बेचने से, वो मैं प्रोडक्ट बेचूं या सर्विसेज बेचूं, उसके साथ अगर मुझे पैसा आ रहा है तो वो होता है सेल्स। 5th पॉइंट है हमारा रेवेन्यू। रेवेन्यू क्या होता है, मैं एग्जांपल देती हूँ आपको। मैंने फर्नीचर खरीद लिया, 50,000 का फर्नीचर मैंने बनाया, उसे मैंने मतलब दुकान में सेल कर दिया, तो वो जो मेरे को कस्टमर से जो पैसा आया 50,000 रुपया एक सोफा सेट या कोई भी एक फर्नीचर को बेचने में, जो मुझे पैसा पूरा अर्न हुआ, वो 50,000 हमारा रेवेन्यू हो जाएगा। लेकिन इस रेवेन्यू में कंपनी ने क्या किया, जो भी एक्सपेंसेस था कंपनी का उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए, उसे उसने सब्ट्रैक्ट नहीं किया। वो प्रोडक्ट का जो एक्सपेंसेस था उसको बनाने के लिए, उसको हम सब्ट्रैक्ट नहीं किए। ये होता है हमारा रेवेन्यू। जबकि एक्सपेंसेस क्या होते हैं, एक्सपेंसेस वो होते हैं जो कंपनी कुछ भी खर्च कर रही है कंपनी के बेनिफिट में। हमने मशीन खरीद लिया, हमने लैंड खरीद लिया, हमने फर्नीचर खरीद लिया, ये सब क्या होता है, कंपनी को फर्दर बेनिफिट देता है, तो ये होता है हमारा एक्सपेंसेस। जब एक्सपेंडिचर क्या होता है, सेकेंड टर्मिनोलॉजी है एक्सपेंडिचर क्या होता है। ये भी आपको समझ आ रहा है कि खर्च ही है, एक्सपेंसेस भी एक तरह का खर्च था, एक्सपेंडिचर भी खर्च था। एक्सपेंडिचर में भी 2 तरह का बाइफिकेशन है, एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जबकि दूसरा होता है हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कंपनी ने ऐसा जो भी पैसों का खर्च किया है, पैसों को खर्च किया है ऐसा सामान खरीदने में जिसका बेनिफिट जो है 1 साल जितना ही है। मैंने एक कुछ भी प्रोडक्ट खरीद लिया, 1 साल बाद वो अगर खराब हो जाता है, उसका यूज खत्म हो जाता है, उसका एग्जॉस्ट हो जाता है, उसका सारा बेनिफिट, तो वो हमारा आ जाएगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में। जैसे मैंने सैलरी दिया,
मैंने अपने वर्कर को 1 महीना का सैलरी दिया तो वो 1 महीना ही काम करेगा, तो ये हुआ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। मैंने फी पे किया स्कूल में, 1 महीना का फी पे करेंगे स्कूल में, तो स्कूल वाला 1 ही महीना अलाउ करता है, तो ये होता है हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जबकि हमारा सेकेंड पॉइंट आता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। यहाँ पे भी हम खर्च कर रहे हैं, कंपनी जो है खर्च कर रही है, कुछ ऐसा सामान खरीद रही है जिसका बेनिफिट कंपनी को ईयर्स टू ईयर्स मिलने वाले हैं। उसका जो बेनिफिट है उसको वो एग्जॉस्ट करेगा, एक लंबे समय के लिए वो उसको यूज करेगा। जैसे हमने लैंड खरीद लिया, हमने बिल्डिंग्स खरीद लिया, हमने मशीन्स खरीद लिया, तो ये आता है हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर में। और भी बहुत सारा टर्मिनोलॉजी है, मैं आपको बताती हूँ। कुछ और भी टर्म्स है जो मैं आपको बताती हूँ। प्रॉफिट क्या होता है, आपको भी पता होगा प्रॉफिट क्या होता है। बिजनेस के टर्म में जब हम बात करते हैं कि प्रॉफिट क्या होता है, तो रेवेन्यू में से जब हम एक्सपेंस को माइनस करते हैं तब प्रॉफिट होता है। 100 रुपए का सामान शॉपकीपर ने क्या किया, 110 रुपए में बेच दिया, तो वो 10 रुपए क्या था, आपका प्रॉफिट था। तो प्रॉफिट क्या होता है, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। अब नेक्स्ट टर्म है हमारा लॉस क्या होता है। लॉस आप सब समझते ही होंगे, लॉस होता क्या है। लॉस भी वही है, जब 100 रुपए का सामान को हमने 90 रुपए में बेच दिया तो वो जो 10 रुपया था वो क्या था, वो हमारा लॉस हो जाए। नेक्स्ट टर्म आता है गेन। गेन हमें हमेशा नहीं होता है, हर ईयर में हम गेन नहीं कर सकते, वो रेगुलर नहीं होता है। सडनली कुछ पॉलिसी चेंज हो गया गवर्नमेंट का और हमारा प्राइस हाइक कर गया और तब हमने उसे बेच दिया, तो वो जो हमें एक्स्ट्रा पैसा मिला वो गेन हो जाता है। या फिर हमारे पास 4-5 लैंड है, मैंने एक लैंड को इस ईयर में सोचा कि अभी मैं बेच देती हूँ, उसको बेच दिया, उससे जो मुझे पैसे आए वो क्या होगा, वो गेन होगा। जैसे मैंने एक लैंड था वो 10 लाख में बेच दिया, 10 लाख क्या होगा, वो गेन हो जाएगा। ये रेगुलर नहीं है, एवरी ईयर मुझे ऐसा मैं करूं, हर ईयर मुझे ऐसा गेन हो, ये भी पॉसिबल नहीं है। मेरे पास कुछ फिक्स एसेट था, बहुत सारा मशीन्स था, उसे भी मैंने बेच दिया, तो वो जो इनकम मैंने अर्न किया वो क्या होगा, गेन होगा। फिर उसी तरह से नेक्स्ट टर्म आता है हमारा डिस्काउंट। डिस्काउंट क्या है, आप समझते होंगे कुछ कि डिस्काउंट से क्या समझ आ रहा है आपको। डिस्काउंट भी 2 तरीके का होता है, हमारा कैश डिस्काउंट भी होता है और ट्रेड डिस्काउंट होता है। डिस्काउंट 2 तरीके का होता है, पहला है कैश, फिर है हमारा ट्रेड डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट, जैसे ट्रेड डिस्काउंट, एक बिजनेस में क्या होता है, सामान हम या तो कैश में खरीदते हैं या फिर क्रेडिट में खरीदते हैं। तो सामान हम कैश में खरीदे या क्रेडिट में खरीदे और हमें जो डिस्काउंट मिलेगा उसे हम बोलेंगे ट्रेड डिस्काउंट। मतलब कैश में खरीदे या क्रेडिट पे खरीदे, हमें वो डिस्काउंट मिलेगा ही मिलेगा। 100 रुपए का सामान था, उसमें 10% ट्रेड डिस्काउंट था, तो मुझे वो 90 रुपीज में मिलेगा ही मिलेगा, अगर मैं कैश में पेमेंट करूं तो भी, क्रेडिट में पेमेंट करूं तो भी। सेकेंड आता है कैश डिस्काउंट। क्या है, मुझे शॉपकीपर ने बताया कि अगर आप कैश में खरीदेंगे तो मैं आपको 10% और डिस्काउंट दूंगा। वो जो 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट है उसे हम बोलेंगे कैश डिस्काउंट। मतलब ट्रेड डिस्काउंट तो था ही, 100 का सामान पे 10%, वो 90 है ही, उसपे भी 10% मैंने लगाया, तो वो हमारा कैश डिस्काउंट हो गया। नेक्स्ट आता है हमारा वाउचर्स। क्या होते हैं, कुछ भी हम सामान खरीदते हैं तो हमें एक एविडेंस के रूप में एक मिलता है, उसे हम बोलते हैं क्या, वाउचर्स बोलते हैं। जब हम सामान को कैश में खरीदते हैं तो हमें क्या मिलता है, कैश मेमो मिलता है, वो एक वाउचर है। जब हम सामान को क्रेडिट पे खरीदते हैं तो भी हमें एक वाउचर मिलता है, उसे हम इनवॉइस बोलते हैं। अगर हमने सामान खरीद लिया है, हमने पेमेंट भी कर दिया है, तो मुझे एक रिसिप्ट मिलेगा, वो क्या होता है, कैश रिसिप्ट होता है, वो भी एक वाउचर से। नेक्स्ट टर्म आता है ड्रॉइंग्स। क्या है, बिजनेस में बिजनेसमैन ने बहुत सारा इन्वेस्ट किया है, हो सकता है कभी उसे अपने घर के लिए, अपने लिए उसे कुछ जरूरत हो जाए और उसे बिजनेस से पैसा निकालना पड़े। जब वो अपनी ही बिजनेस से अपने पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाल लेता है, तब हम उसे ड्रॉइंग्स बोलते हैं। नेक्स्ट टर्म आता है हमारा परचेज। क्या होता है, मैंने बिजनेस के लिए जितना भी सामान अपने बिजनेस में यूज करने के लिए खरीदा है वो सारा सामान होगा परचेज। उसी से रिलेटेड एक नेक्स्ट टर्म ये है परचेज रिटर्न। नेक्स्ट टर्म आता है हमारा परचेज रिटर्न।
मैंने एक मशीन खरीद लिया है, वो हो गया परचेज। अब वो मशीन मुझे पसंद नहीं आया या उसमें मुझे कुछ फॉल्ट समझ आया या मेरे को लगा कि ये मैंने प्रॉपरली टेक्नोलॉजी इसमें नहीं है, तो मैं उसको रिटर्न करने जा रही हूँ। अब रिटर्न करने जा रही हूँ तो वो हो गया हमारा परचेज रिटर्न। नेक्स्ट हमारा आता है स्टॉक। क्या होता है? एक दुकान में बहुत सारा सामान होता है, सब सामान एक ही समय में नहीं बिक जाता। जितने भी सामान हमारे दुकान में अभी के टाइम में हैं जो बिके नहीं है, वो सारा क्या होगा? स्टॉक होगा। तो ये सारा टर्म्स था अकाउंटिंग का। दिस इज ऑल फॉर टुडेज क्लास। सो बाय बाय मेरे प्यारे बच्चों। Keep learning, keep hustling, stay safe, and don't forget to like, share and subscribe to my YouTube channel Rules of Commerce, and don't forget to hit the bell notification icon to get the latest update. Bye bye.